तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल में। हम आज बुलाना चाहेंगे और एक मित्र को यूक्रेन और रशिया की युद्ध के बारे में चर्चा करने के लिए। तो आज बुला रहे मित्र को, लक्ष्मण यादव जी। थैंक यू सर, थैंक यू बुलाने के लिए आपका जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चला कि आपको उसके बारे युद्ध के बारे में बहुत जानकारी है, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया है। यूक्रेन रशिया के युद्ध के बारे में अगर बात करूँ तो मैं जब ये वॉर चालू हुआ था तो 2022 में। यस, 2022 फरवरी में 23 को शायद ये वॉर चालू हुआ था। जी जी। मैं उस टाइम इंडिया में ही था। इंडिया के यूक्रेन की जो ऑफिशियल ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ पे मैं था। जी जी, एम्बेसी में बोल रहे हैं आप? एम्बेसी में, हाँ, वहाँ के एम्बेसी में था। तो वहाँ के थ्रू मेरे को पता चला कि इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे वॉर चालू हो गई है। जी जी 23 को। जी। तो ये युद्ध अभी से चालू है कि पहले से चालू है? अगर मैं युद्ध की बात करूँ तो युद्ध तो बहुत पहले से चालू, बहुत पहले से नहीं बोल सकते, क्योंकि जो यूक्रेन बना है हाँ, 1991 में बना है। बेसिकली उससे पहले तो आपको पता है यूएसएसआर था। यूएसएसआर जो विघटन हुआ, बराबर, हाँ। तो जब विघटन हुआ उसके बाद ही बना है। जी, ये वॉर चालू हुआ है। हाँ हाँ हुआ। जी। तो इस युद्ध का आप नजरिया किस तरफ देख रहे हैं? मतलब ये सही है कि गलत है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं? अगर मैं दोनों के नजरिए की बात करूं तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो रशिया जो कर रहा है वो अपनी सेफ्टी, अपनी प्रोटेक्शन, अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। हाँ। और यूक्रेन जो कर रहा है बेसिकली वो भी अपनी सेफ्टी, प्रोटेक्शन और अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। तो दोनों तरफ से अगर पॉइंट को देखा जाए तो दोनों तरफ से दोनों अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। दोनों देशों को सपोर्ट कौन कर रहा है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर सपोर्ट की बात करूं तो आपको जैसे पता है पूरा मुद्दा ही जो है वो नाटो पे बेस है। हाँ हाँ, मतलब नाटो बेस्ड हो गया है बाद में। हाँ, नाटो पे ही बेस है। रीजन बिहाइंड की नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था। हाँ। और ऐसा है कि नाटो का ये है कि नाटो में टोटल 30 कंट्री आती है। जी जी, तो नाटो सदस्य है। अगर एक पे युद्ध हुआ तो सब पे युद्ध माना जाएगा। तो वही है कि अगर एक पे युद्ध हुआ तो सब पे युद्ध माना जाएगा, मतलब आर्टिकल 5। हाँ, आर्टिकल 5 अगर आप देखा जाए। सो रशिया नहीं चाहता था कि अगर मैं कभी ऐसा हुआ कि वॉर हो जाए या कुछ हो जाए तो मैं यूक्रेन को मारूं तो यूक्रेन के बदले और भी सब आए। मतलब 29 जो देश है उनके सदस्य वो आए और उससे लड़े। बेसिकली नाटो का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि रशिया को कैसे भी करके पीछे ढकेलना है इकोनॉमिक के हिसाब से। आप उसमें अगर देखोगे तो सबसे बड़ा जो फंड करता है वो अमेरिका फंड करता है। और अगर ऐसा है, अगर आप नाटो में शामिल होते हो तो नाटो की जो आर्मी होती है वो आपके कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जी हाँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कल को अगर अमेरिका चाहे तो यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के वो रशिया पे हमला कर सकता था। ऑलरेडी ऐसी खबर आई नहीं है कि वो ऑलरेडी अपने वेपन्स सप्लाई कर रहा है वहाँ पे? और यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस। हाँ, एक्चुअली ये हो रहा है बिकॉज ऑफ यूएन की वजह से। यूनाइटेड नेशन। हाँ, यूनाइटेड नेशन जो है वो उनके भी सदस्य हैं। तो उनका ऐसा है कि आप किसी कंट्री पे वॉर अगर करते हो तो बेसिकली वो जो कंट्री पे वॉर होता है उसको सपोर्ट करते हैं। तो आप देख रहे होगे रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन भी लगाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा। सैंक्शन तो पहले से उस पे थे, लेकिन अभी कुछ कठोर सैंक्शन मैंने सुना है लगाए उनके ऊपर। हाँ जी। वो ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना कुछ खरीद सकते हैं, ना कुछ बेच सकते हैं। हाँ, नाटो को वो खरीद नहीं सकते। इवन अगर किसी और कंट्री को भी बेचेंगे और खरीदेंगे तो वो डॉलर पे उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। डॉलर से उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिया है, मैंने सुना, जितने डॉलर थे उनके पास। और ये इनसाइड है, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं जाना, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। ये अफवाहें है, हो सकती है या रियल भी हो सकता है, बट कोई भी कंट्री अपना डॉलर ब्लैक मार्केट में नहीं बेचेगा। द रीजन बिहाइंड कि वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। अभी कुछ समय में मैंने सुना कि वो लोग गोल्ड से ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड से ट्रेड, हाँ, देखा जाए तो गोल्ड भी एक बहुत अच्छा करेंसी या प्रोडक्ट है या कोई मेटल है, ट्रेड ऑप्शन है जो कर सकते हैं। जो ओवरऑल वर्ल्ड में मान्यता मिली है, जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय ट्रेडिंग और एंड ऑल दैट थिंग। ये जो युद्ध चल रहा है, ये यूक्रेन जो है 14 में क्रीमिया पर कब्जा किया था रूस ने, उससे कुछ मिला जुला है कि उससे अलग है?
कि क्रीमिया पे जो हमला हुआ था वो हमला आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है वो हमला किए थे टेरिटरी एक्वापाइड करने के लिए जी। बट यूक्रेन पे जो हमला हो रहा है वो एज अ सिक्योरिटी सेफ्टी के मामले में हमला हुआ है। द रीजन बिहाइंड कि अगर कल को अगर ये नाटो में अगर शामिल हो गया तो इससे आपको पता है अमेरिका भी उसके पास हो जाएगा और जो क्या बोलते हैं रशिया है उस पर और भी प्रेशर आएगा। तो इसलिए ये सब देखते हुए रशिया ने यहाँ पे हमला किया है। ये पोलैंड और हंगरी ने भी अप्लाई किया था, इनको सदस्यता दी गई है, मैंने सुना। करेक्ट। जब आप देखोगे ना, जब यूक्रेन ने हमला किया, सॉरी जो रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे जी, तो उस समय ने जो नाटो है वो नाटो के जो मेंबर्स ने, नहीं नाटो के जो सिक्योरिटी है हाँ, वो सिक्योरिटी आप पोलैंड पे भी देखोगे, वहाँ पे भी सिक्योरिटी कर दी थी। वहाँ पे 5,000 लोगों को भेजा गया था और सैनिकों को, हाँ सैनिकों को वो लोकेशन पे भेजा गया था। यूनाइटेड नेशन जो सैनिक है वो भेजे गए थे, और नाटो के भी सैनिक और यूनाइटेड नेशन का तो मेरे को नहीं पता, नाटो के सैनिक वहाँ पे भेजे गए थे क्योंकि वो शांति समझौते के लिए यूनाइटेड नेशन के सैनिक भेजे थे। वो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, मतलब कैसा है, वो न्यूट्रल वाले लोग हैं, ऐसा है। हाँ, तो उसके बारे में मैं आपको एक दो चीज बता सकता हूँ। और कैसा है ना, जब हंगरी और उसको पोलैंड को सदस्य मिल गई, उसके बाद ना यूक्रेन ने अप्लाई किया, मतलब अप्लाई कर दिया था ऑलरेडी। तो ये बात ना उसको पता चली रूस को, तो उसने अचानक से हमला कर दिया। नहीं, क्योंकि ना वो एक ना बफर जोन रखना चाहता है नाटो और अपने देश के बॉर्डर से, क्योंकि उसमें उनके बाजू में जो रहेंगे ना, वो अगर नाटो सदस्य हुए कभी भी ना वो हमला कर सकते हैं, ऐसा भी है। सही बात है, बफर जोन जरूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर देखा जाए तो ये हमला अमेरिका के एम्बेसी से पता चला था कि ये 16 अप्रैल को होने वाला था। जी जी। बट ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना में जो ये ओलंपिक चालू था, हाँ, उसकी वजह से वो 20 तारीख के बाद पोस्टपोन किया गया। अच्छा, बिकॉज ऑफ चाइना ने रशिया को बोला था कि पोस्टपोन कर दो फिलहाल, तो ये हाँ, चल रहा है, ये अपना स्पोर्ट्स का जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स ओलंपिक चल रहा है, तो उस पर ज्यादा हाईलाइट करना था। जैसे 20 तारीख को ओलंपिक खत्म हुआ, 21 तारीख को अमेरिका ने जो वहाँ के जो ये है क्या बोलते हैं, वहाँ की जो लैंड है, 2 लैंड है, उसको एक्वापाई कर लिया, नहीं कब्जा कर लिया, उसको अपने साइड से बोल दिया कि ये यूनाइटेड देश है, मतलब ये फ्री देश है। जी जी। और फिर वहाँ पे किसी के राष्ट्रपति को बना के फिर राष्ट्रपति बनाया। फिर 21 तारीख को उन्होंने बोला कि हमको राष्ट्रपति से यह है कि हमारे देश को प्रॉब्लम है ये देश से, हाँ, यूक्रेन से। और फिर 23 फरवरी 2022 को वॉर चालू हो गया था। ये तो बहुत दुखद बात है। और काफी लोग मरे हैं वहाँ सैनिक, और लोगों का भी हानि वानी हुई है। और जो यूक्रेन की राजधानी थी कीव, उस पर भी बहुत भारी भरकम हमला हुआ है। तो उस पर आपकी क्या राय है? कोई भी वॉर को देखा जाए तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वॉर में किसी का फायदा नहीं होता है। अगर आप अब आज भी रशिया को देख रहे हो तो रशिया भी वो स्टेबल स्टेज पे आ चुका है जहाँ पे कि उसको भी ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को ये वॉर खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका बहुत लॉस हो रहा है। इवन अगर आप नॉट ओनली फाइनेंशियली आप देखोगे तो वहाँ की जो सिटीजनशिप है, जो जिनकी कोई गलती नहीं है, जो शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, जिनको रशिया और यूक्रेन से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस अपना शांति रखना चाहते हैं, वहाँ पे उतने लोग वो ऐसे लोग भी मर रहे हैं और लाखों में मरते हैं वहाँ पे। अगर वॉर कहीं किसी भी देश में चालू होता है तो लाखों में मरते हैं। मैं चाहूंगा कि वॉर नहीं हो। और विस्थापन के बारे में आपका क्या कहना है? विस्थापन नहीं समझा मैं। विस्थापन के बारे में मतलब वहाँ से लोग कितने दूसरे देशों में गए हैं? पलायन की बात करो तो यूक्रेन जो कंट्री है ना, वो काफी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, तो ज्यादा करके लोग पलायन दूसरे देश में आप देखोगे तो नहीं किए हैं। बट हाँ, जहाँ पे वॉर चालू है वहाँ से वो अगर देखोगे तो वेस्ट साइड में ज्यादा शिफ्ट हुए हैं, मतलब हंगरी के बॉर्डर के साइड में ज्यादा लोग गए हैं। हंगरी, ये पोलैंड, ये सब के बॉर्डर पे आपको शिफ्ट बॉर्डर पे जाएंगे। तो इनका साथ तो अमेरिका दे रहा है यूक्रेन का। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और भी नाटो देश है वो दे रहे हैं। तो रूस का साथ कौन कौन दे रहा है, आप बता सकते हैं क्या? रूस का जो सबसे बड़ा पार्टनर अगर आप देखा जाओगे, जैसे मैं बताया कि चाइना है जी, चाइना रूस का साथ दे रहा है। उसके बाद सिर्फ वही एक है, इसके अलावा बेलारूस है, 2-3 और कंट्रियां हैं, और एक है अपना नॉर्थ कोरिया है।
जिसने 10,000 सैनिक भेजे थे फिलहाल में। अच्छा, तो नॉर्थ जी। कोरिया भेजे तब। बट अगर आप इंडिया का स्टैंड देखोगे, जी वो तो वो फ्रेंड neutral है। कंट्री है हमारी, तो हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा उनका। नहीं, न्यूट्रल है वो। इंडिया ना वॉर को सपोर्ट कर रही है ना वॉर के खिलाफ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करना भी चाहिए। नेटो लेने से कोई वो नहीं है कैसा, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। नाटो की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ। रशिया को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी। सो ऐसा है कि जो पॉलिटिक्स, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखोगे ना, तो हमारा जो वॉर हुआ था चाइना के साथ 1962 में, 62 में, सो उसमें जो रशिया था उसने चाइना का सपोर्ट किया था। उसमें न्यूट्रल था वो। हाँ, न्यूट्रल नहीं था, उसने चाइना का सपोर्ट किया था। उसके जो पीएम थे उस टाइम के, उन्होंने बोला था चाइना जो है हमारा भाई है और इंडिया जो है वो हमारा फ्रेंड है, तो हम पहले ब्रदर की हेल्प करेंगे ना कि फ्रेंड की। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखा जाए तो इंडिया को रशिया का सपोर्ट, लेकिन चाइना और इंडिया के जो वॉर हुआ था उनमें तो हमारी भी गलती थी ना। वो तो दूसरा टॉपिक है, उस पर हम तो फिर कभी आएंगे। भी रशिया और इसके यूक्रेन के बारे में बात। जी जी। तो हम पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते रशिया को। द रीजन बिहाइंड कि हमको अमेरिका का भी सपोर्ट चाहिए चाइना को डिफाइन करने के लिए। बराबर, क्योंकि कैसा है कि चाइना अगर कल को वॉर किया तो रशिया हमको नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि जी। उनका ज्यादा फ्रेंडशिप है चाइना और रशिया के बीच में। अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है रशिया इंडिया को, तो उसके बारे में क्या कहना है? और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब आप समझ लो 100% में से 0.01% के आसपास ही है। तो वो हमारे पॉलिटिक्स रिलेशनशिप और फाइनेंशियल रिलेशनशिप दोनों अलग अलग है। जी ठीक है। और कितने यूज चलने वाला है, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जहाँ तक मुझे लगता है तो रशिया ने ऑलमोस्ट अपने जो टारगेट थे वो 50 से 60% कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ जी। और ये ऑलमोस्ट चार साल हो चुके हैं ये वॉर को। तो हाँ। मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 साल और चलने चाहिए वॉर को। 2 से 3 साल के अंदर ये बंद हो जाने चाहिए। जी, तो रीजन जी। बिहाइंड कि ना रशिया इतना ये कर पाएगा और ना ही यूक्रेन हो पाएगा। या तो यूक्रेन पूरा कब्जा हो जाएगा या तो फिर रशिया पीछे हट जाएगा। मेरे हिसाब से तो यूक्रेन कब्जा एक ही साल में होगा रहता, लेकिन वो जो सपोर्ट हुआ पीछे से उनको, बैकग्राउंड सपोर्ट, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में दो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। सो ये सब देखते हुए सपोर्ट तो कोई भी करे। आज भी अगर हम इंडिया पाकिस्तान पे अगर वॉर करते हैं या कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो उसको सपोर्ट करता है चाइना और अमेरिका। हमारे साथ खड़ा होता है रशिया। तो ये पॉलिटिक्स है। हमारे साथ खड़ा होता है इजराइल। इसराइल को भी, हाँ, इसराइल का भी एक फायदा है उसमें। वो नहीं चाहता है कि जो मुस्लिम कंट्री है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े। तो इसराइल हमको, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जी, देखने का नजरिया profitability होती है, तो उस हिसाब से सब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपको अगले कार्यक्रम में। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका चैनल पे आके, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।